The continuation of previous topic, here we will discuss about the features or pattern of regional development और regional imbalances। सबसे पहला तो रीज़न था डिफरेंस इन द जोग्राफिकल लोकेशन। अलग अलग लोकेशंस हैं जो केंद्र में जो सेंटर में स्थापित हैं स्टेट्स, यानी कि जिनकी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो भारत के केंद्र में स्थित है। वहाँ पर रीच कम होने की वजह से और इकोनॉमिक ऑप्शंस कम अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। जबकि जो पेरिफेरी रीजन में जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, इनको एक तो जिससे पोर्ट की फैसिलिटी बहुत अवेलेबल है, इमिग्रेशन यहाँ पर इजी है, तो इस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिली है और इसीलिए ये स्टेट्स जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, रीजनल डेवलपमेंट में आगे हैं। उसके बाद डिफरेंस इन द जोग्राफिकल एरिया, जो लार्ज स्टेट्स हैं उनमें कंपैरेटिवली कम डेवलपमेंट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इनके अंदर काफ़ी स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जबकि गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जो मीडियम स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, केरला, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से इनको मैनेज करना ज़्यादा आसान रहा है, इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हुई है। तीसरा, यहाँ पर डिफरेंट इनिशियल पोजीशंस जो हैं, जो स्टेट्स जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है उनका मुख्य कारण वहाँ पे उनकी अर्ली फॉर्मेशन है। ये जो इनकी जो पोजीशन है भारत में इंडिपेंडेंस से पहले भी इन स्टेट्स का जो रुतबा है, जो स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है। इसलिए यही स्टेट्स आज़ादी के बाद से भी विकास के दौड़ में आगे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान भी जिन स्टेट्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हुई है, वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की पॉलिसीज़ ज़्यादा तेज़ी से और स्पीडली लागू हुई हैं, वहाँ उन स्टेट्स के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिली है। उसके बाद डिफरेंस इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी जो स्टेट्स महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, इनकी प्रोमिनेंस ज़्यादा रही है। जबकि वेस्ट बंगाल जैसे जो स्टेट्स हैं उनके अंदर मेजर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रही है। हालांकि आज़ादी के दौरान ये वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट काफ़ी आगे थी, हर तरह के विकास की प्रक्रिया शुरू ही यहाँ से होती थी, लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद इनकी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई और जो दूसरी स्टेट्स थी वो इस विकास के स्तर में आगे निकल गई। उसके बाद डिफरेंस इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, ये स्टेट्स फेल रही है अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने में, उनका फ़ायदा उठाने में। जबकि जो स्टेट्स, गोवा जैसे स्टेट जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर हैं, उन स्टेट्स ने दूसरे मेथड्स को अपनाकर अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा तेज़ी से अडोप्ट किया है। उसके बाद बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। ये जो पैटर्न हमने देखा है, इसके मुख्य कारण क्या रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत रहे हैं। जो फिज़िकल और ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जैसे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर लैंड बहुत फर्टाइल है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर जो है वो डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुई है। जैसे पंजाब की बात करते हैं, नदियाँ ज़्यादा रही हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी रही है, लैंड काफ़ी फर्टाइल है, सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होने के कारण से, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होने के कारण से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कारण वो स्टेट्स विकास की दौड़ में आगे हैं। उसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्लो रहा है, उसमें बिहार की बात कर सकते हैं, उड़ीसा की बात कर सकते हैं। वहाँ पर पावर जनरेशन, डैम, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पब्लिक हेल्थ जैसी आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी पिछड़ी रही हैं, इस वजह से इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो रही है। उसके बाद रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन 5 ईयर प्लान्स। आपको पता है भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास किया गया है, तो इन स्टेट्स के अंदर जो स्टेट्स पिछड़ी हुई हैं, इनको जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके दौरान जो रिसोर्सेज का बंटवारा किया गया है वो काफ़ी कम रहा है। हिस्टोरिकल फैक्टर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। जो ब्रिटिश रूल था, उस ब्रिटिश रूल के दौरान जो इनके अंदर ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर जो सेटअप सेट किए गए थे,
वो सेटअप नेगलेक्ट दूसरी स्टेट्स में, दूसरे रीजन्स में नेगलेक्ट रहे, तो इस वजह से बाकी स्टेट्स उन स्टेट्स की तुलना में पिछड़ गई। उसके बाद डिफेक्टिव ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1966 से 69 तक कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी, एक बड़ा लार्ज स्केल पर वार लेवल पर एक अभियान छेड़ा गया था जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान कृषि HYV सीडों का प्रयोग किया गया था, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है अवेल करवाई गई थी। तो ये सारे जो रिसोर्सेज अवेल करवाए गए वो लिमिटेड एरिया तक, इसमें नॉर्थ इंडिया की मुख्य पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये कुछ स्टेट्स डोमिनेट रही। तो इस वजह से जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो केवल इन्हीं स्टेट्स, जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का जोर रहा, उन्हीं स्टेट्स के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई, बाकी स्टेट्स के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। उसके बाद है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, जो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिनके अंदर बेसिक फैसिलिटी जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसी का नतीजा ये हुआ, बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाई और इस वजह से वहाँ पर स्किल जनरेशन नहीं हो पाया, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाई, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाई और वो विकास के स्तर में पीछे रह गई। उसके बाद पुअर ग्रोथ ऑफ एंसिलरी यूनिट्स इन बैकवर्ड स्टेट्स है। फॉर प्रमोटिंग बैकवर्ड स्टेट्स, गवर्नमेंट set up big industrial units in these regions. Government hoped that ancillary units will develop at their own in such areas, but growth of ancillary units was very poor in such areas. Hence, these regions remains backward despite government setting up big industrial units. Less initiatives on the part of some state government. Certain state governments like of Bihar, Odisha have not devoted much attention to the economic growth of these regions. इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बिहार, उड़ीसा, इनका मुख्य एजेंडा जो गवर्नमेंट्स का यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स रही, उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया और यही वजह रही कि ये विकास के दौड़ में पीछे रह गई ये स्टेट्स। उसके बाद है डिफेक्टिव लैंडिंग पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनकी जो ऋण देने की जो नीतियाँ थी वो दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा में तो काफ़ी एफिशिएंट है, जबकि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, वहाँ पर नहीं रही इतनी अच्छी। इस वजह से वहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी नहीं डेवलप, रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हुई। डिस्पैरिटीज़ इन द लिटरेसी रेट, जो पॉपुलेशन, मुख्य तौर पर जो लिटरेसी रेट होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाता है। और इन राज्यों के अंदर जैसे बिहार और झारखंड है, इनके पिछड़े होने का मुख्य कारण जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि यहाँ पर पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है। इसी वजह, इसको भी एक मुख्य कारण माना गया है इन स्टेट्स का पिछड़ा होना। उसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इन स्टेट्स में ज़्यादा रही है जो बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। उसके बाद कम्युनल राइट्स, जातिवाद दंगे अगर हम देखते हैं या हम लैंड ऑर्डर की स्थिति देखते हैं, तो जो पुअर स्टेट हैं, बैकवर्ड स्टेट हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल सिचुएशंस भी काफ़ी ख़राब रही हैं और ये भी एक कारण जो है वो रहा है कि लैंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना होने के कारण वहाँ पर सोशल अनरेस्ट जिसे कहते हैं, इस तरह की समस्याएं काफ़ी उभरती रही हैं और ये एक मुख्य कारण रहा है कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि सोशल अनरेस्ट हमेशा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पीछे की तरफ धकेल देता है। सोशल अनरेस्ट होता है कि सामाजिक तौर पर उतार चढ़ाव, चाहे आपके जातिवादी दंगे हो गए हैं, चाहे वो धार्मिक दंगे हो गए हैं, चाहे वो आपका आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं, नक्सलाइट की समस्या बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में बहुत ज़्यादा है, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पीछे की तरफ धकेल देता है। उसके बाद है मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा क्या एक्शंस लिए गए हैं। सेंट्रल के द्वारा बहुत असिस्टेंस दी गई है, मदद दी गई है। सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। इनके अंदर कैटेगरी ए वो उन स्कीम्स के लिए सब्सिडी देना है, उन स्टेट्स को देना है जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उनमें 25% तक सब्सिडी दी जाती है और 25 लाख रुपए तक की इनमें इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी दी जाती है।
और कैटेगरी बी में वो एरिया आते हैं जो ए के कंपैरिजन में थोड़े से कम बैकवर्ड है और यहाँ पर सब्सिडी रेट 15% है। कैटेगरी सी में वो स्टेट्स आती हैं, जो वो रीजन्स आते हैं जो ए और बी की तुलना में और थोड़े से कम बैकवर्ड हैं, यानी कि थोड़े से ज़्यादा विकसित है, और वहाँ पर 10% तक सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद कंसेशनल लोन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेमली स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी है, आईएफसीआई है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एसएफसी है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एसआईडीसी है। ये आपके कंसेशनल लोन्स और टेक्निकल असिस्टेंस एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो इनके माध्यम से रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट को। उसके बाद है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पर जैसे 60 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की हैं बुंदेलखंड रीजन के अंदर। तो ये जो ज़्यादा बैकवर्ड एरिया, स्टेट्स के भीतर भी जो एरिया ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उन एरियाज़ के लिए स्पेशल जो है प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। इसमें हिली एरियाज़ भी आगे, ट्राइबल एरियाज़ भी आगे और ड्रॉट प्रोन एरियाज़ भी आगे। इनके लिए स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। जैसे थार डेजर्ट, ये सारा कच्छ रण का कच्छ है गुजरात के अंदर, थोड़ा सा हिस्सा इसका राजस्थान में भी पड़ता है, तो यहाँ पर इनके लिए विशेष तौर पर योजनाएं बनाई जाती हैं। बिहार में कुछ एरिया ऐसा है कि जिसमें हर साल बाढ़ आती है, तो वो बाढ़ मतलब कि फ्लड प्रोन एरिया है, तो उसके लिए अलग नीतियाँ बनाई जाती हैं। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कुछ एरिया ऐसा है, गुजरात में, जहाँ पर हर साल लगभग सूखा पड़ता है, महाराष्ट्र में भी है और उधर आंध्र प्रदेश में भी है, तो इन एरियाज़ के लिए अलग से नीतियाँ बनाई जाती हैं। उड़ीसा में अक्सर साइक्लोन आते रहते हैं, तो उन एरियाज़ के लिए अलग से नीतियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद है फिस्कल और मॉनेटरी कंसेशंस होते हैं। कई तरह की इन पिछड़े हुए क्षेत्रों को छूट दी जाती है ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। उनको इनकम टैक्स और बहुत तरह की लाइसेंस पॉलिसीज़ और कई तरह की फ़ीस, फ़ाइन, जुर्मानों में छूट दी जाती है ताकि इन क्षेत्रों का विकास ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप यदि उस क्षेत्र के अंदर, उस एरिया के अंदर अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएंगे तो आपको टैक्स रिबेट दी जाएगी, टैक्स में टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा, या फिर आपको जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाएगी, मदद दी जाएगी, जल्दी से लाइसेंस मिल जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी छूट, मोटिवेशंस जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय सम विकास योजना है, 10th प्लान है, कॉल्ड द नेशनल इक्वल डेवलपमेंट प्लान वाज फॉर्मुलेटेड टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट in 147 most backward districts of the country. It has 3 main components: special plan for Bihar, special plan for 8 backward districts in Odisha, plan for the 100 backward districts in the whole country. Under the Yojana, special efforts have been made to remove backwardness of the selected area. Now this Yojana has been replaced by the BRGF. BRGF है आपका बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स आल्सो ऑफर वेरियस incentives to attract investments in these states. These incentives include distribution of the water at the concessional rates, availability of power at the concessional rates, exemptions from the municipal tax, exemption from the octroi duty. ये जो होती है ऑक्ट्राई होती है, जो ट्रक वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इनको बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं तो वो ऑक्ट्राई ड्यूटी होती है, डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर क्रॉस करते हैं। सब्सिडी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन एरियाज, एग्जम्पशन फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी, ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन कंप्राइजिंग ऑफ 8 स्टेट्स हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की अलग से समस्याएं हैं। एक तो वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा ट्राइब्स हैं, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर भी जो है फीमेल डोमिनेटिंग है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी कम है, टूरिज़्म थोड़ा सा ज़्यादा है, और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है जोग्राफिकल, वो स्ट्रक्चर कुछ और तरह का है। रेन ज़्यादा, बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, हिली एरिया ज़्यादा है,
तो इनका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है, तो और वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग है, तो उसके लिए अलग से एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है जिसको नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने कोशिश की है, जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले लेती है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड अलॉट कर देती है रूरल डेवलपमेंट के लिए बैकवर्ड स्टेट्स के अंदर। प्रमोटिंग एजुकेशन इन द बैकवर्ड स्टेट किए जाते रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज़ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्पॉन्सर किए जाते हैं। उसके बाद संसद आदर्श ग्राम योजना, ये स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं। एमपी को पूछा गया है, जो सेंटर के एमपी हैं उनको पूछा गया है कि आपको अपने एरिया के गांव अडॉप्ट करने हैं जिनका आप डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एफ़र्ट्स टाइम टू टाइम किए जाते रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है ताकि इन क्षेत्रों का विकास किया जा सके। उसके अलावा जो है सजेशंस बहुत सारे दिए जा सकते हैं इसको पूरा करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, जो समस्याएं हैं उनको दूर करना ही वो उसके सजेशंस आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, फ़ंड की जहाँ कमी है फ़ंड को करना है, इंसेंटिव्स देना है ताकि इंडस्ट्रियल वहाँ पर उस एरिया के अंदर जा सके। मोर एलोकेशन फ़ंड प्लान प्रोसेस के दौरान दिया जा सकता है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स फॉर द ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, जहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पर इस तरह के काम किए जा सकते हैं। उसके बाद एडिकेट फिजिकल एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। सेपरेट स्ट्रेटजी फॉर द डिफरेंट बैकवर्ड रीजन्स। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट फॉर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को मोटिवेट किया जा सकता है। रिमूविंग करप्शंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम है। अदर सजेशंस हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है बैकवर्ड स्टेट्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजेशन एट सब्सिडाइज रेट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड बी एनकरेज टू गिव liberal loans in backward states है। Proper utilization of natural resources should be made to promote development in backward areas। पूरा एक प्रोग्राम है जो रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था और पूरा का जो मेन जो की नोट इसके बेसिक फीचर्स हैं वो है कि पूरा को बोला जाता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन द रूरल एरियाज़, इसको पूरा के नाम से जाना जाता है। इसके तहत फिज़िकल कनेक्टिविटी, गांव तक सड़कों को पहुंचाना है, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट जैसी सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज़ को। उसके बाद नॉलेज कनेक्टिविटी है। नॉलेज कनेक्टिविटी का मतलब है इन क्षेत्र के अंदर आपका एजुकेशन को और हायर एजुकेशन के सेंटर्स, वोकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को वहाँ तक पहुँचाना है। और लास्ट में है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, मार्केटिंग, बैंकिंग और वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सकता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आदि प्रोवाइड करना गांव में ताकि उनका विकास किया जा सके। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर, नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रीजनल। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक पार्ट और ऐड कर दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय द रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द, उसके बाद शुरू हो जाता है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया, आल्सो एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेस। तो ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही मैं आपको सोशल इनजस्टिस का जो चैप्टर है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजने वाली हूँ।